नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। जीत हम सभी को प्रिय होती है, चाहे हम छोटे छोटे खेल खेलें या बड़े खेल, लेकिन हम सभी लोग जीतना चाहते हैं। जीत हमारे हृदय के बहुत करीब होती है। सो विनिंग इज नेसेसरी एंड इज गुड फॉर ऑल। क्यों? क्योंकि जीत हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और हमेशा कुछ नया करने के लिए तत्पर करती है। लेकिन यही जीत अगर हमारी मजबूरी बन जाए तो वो जीत हमें कुछ कल गलत करने के लिए भी कर गुजरने को मजबूर करती है। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, डोपिंग इन स्पोर्ट्स। यानी कि स्पोर्ट्स में जीतने के लिए कभी कभी खिलाड़ी कुछ इलीगल मेथड्स का भी प्रयोग करते हैं जो डोपिंग की श्रेणी में आते हैं। जानते हैं डोपिंग क्या चीज है। Doping is the use of banned drugs and methods for enhancing performance by athletic competitors। यानी कि खिलाड़ियों के द्वारा अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए और बढ़ाने के लिए कुछ बैंड ड्रग्स का प्रयोग किया जाए या बैंड तरीकों का प्रयोग किया जाए तो वह डोपिंग कहलाता है। बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि कोई भी दवा जो हम लेते हैं अपने घर में वह ड्रग है। लेकिन ड्रग जब हम किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से या डॉक्टर के लिखे पर्चे की मदद से लेते हैं तो वही ड्रग हमारे लिए मेडिसिन बन जाती है। यानी कि वही ड्रग हमारे लिए दवा होती है। वही दवा यदि हम बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के लें तो वह ड्रग कहलाती है या उसे हम डोपिंग भी कह सकते हैं। लेकिन यह डोपिंग खेलों में प्रयोग की जाती है। और वो क्यों प्रयोग की जाती है? वो प्रयोग की जाती है अपने खेल में बेहतर प्रदर्शन के लिए। वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, यह एक ऐसी एंटी डोपिंग एजेंसी है जो पूरे वर्ल्ड में डोपिंग के खिलाफ कार्य करती है। यानी कि डोपिंग ना हो और स्पोर्ट्स की स्पिरिट को बनाए रखा जा सके। क्यों? क्योंकि कंपटीशन शुड बी अमंग द इक्वल्स। कोई भी व्यक्ति जिसने ड्रग का प्रयोग किया है वह दूसरे जिस व्यक्ति ने ड्रग का प्रयोग नहीं किया है उसके साथ कम्पीट नहीं करना चाहिए या नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि बराबर के लोगों में ही कंपटीशन हो सकता है। खैर, हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ 3 क्राइटेरियाज दिए हैं। वाडा कहती है कि अगर वह ड्रग या वह बैंड मेथड इनमें से कोई भी 2 क्राइटेरिया को पूरा करता है तो वह डोपिंग के अंतर्गत शामिल होता है। बात करते हैं इन 3 क्राइटेरियाज की। पहला क्राइटेरिया है एनहांसिंग परफॉर्मेंस, यानी कि परफॉर्मेंस को बढ़ाए। वह ड्रग या मेथड जो भी जिसका प्रयोग व्यक्ति की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। सेकेंड, पोज अ थ्रेट टू द एथलीट्स हेल्थ, यानी कि एथलीट के स्वास्थ्य को खतरा। और तीसरा है वायलेट द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट, यानी कि स्पोर्ट्स की स्पिरिट को खराब करता है। तो बच्चों, हमने जाना कि किस तरह से ये 3 मेजर क्राइटेरियाज हैं जो किसी भी खेल को सफल बनाने में या किसी भी खिलाड़ी के प्रदर्शन को बेहतर या खराब बनाने में मदद कर सकते हैं। खिलाड़ी का प्रदर्शन ही महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु खिलाड़ी का स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। खिलाड़ी देश की सर्वोच्च पूंजी होता है, इसलिए खिलाड़ी का सुरक्षित रहना और स्वस्थ रहना भी देश के लिए उतना ही जरूरी है। यहाँ हम बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स एंड मेथड्स यूज्ड which are considered under the category of doping. Steroids, stimulants, erythropoietin, sera, growth hormone, diuretics, synthetic oxygen carrier, blood doping, gene doping and insulin. अब हम एक एक कर इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। Anabolic steroids. Anabolic steroids are drug that resembles testosterone. Yes, testosterone is a hormone which is produced by the male genitals, testes specifically if we talk about। और इसकी मात्रा महिलाओं में भी होती है। महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करते हैं और इस टेस्टोस्टेरोन का मुख्य कार्य है मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाना, यानी कि मसल के साइज एंड मसल स्ट्रेंथ, जो मसल सेल्स हैं उनका निर्माण करने का। तो जब मसल साइज बढ़ेगा, मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो ऑब्वियसली मसल की कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। वैसे भी आमतौर पर पुरुषों में महिलाओं से अधिक मसल स्ट्रेंथ होती है। वी आर मोर स्टाउट, मोर स्ट्रेंथ, मोर पावर। बट व्हेन इन केस ऑफ स्पोर्ट्समैन जब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का प्रयोग करता है तो वो मसल ग्रोथ को या मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करता है। साथ ही साथ मैं आपको यहां भी बताना चाहूंगी कि जो दवाइयां हैं इनके बहुत से खराब साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। जैसे अगर हमने अभी बात स्टेरॉइड्स की थी तो वो एक्ने है। एक्ने उसका एक बहुत बड़ा वो है, तेलीय त्वचा है और महिलाओं में एवं पुरुषों में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो
खराब हो जाते हैं या उनके कार्य करने की क्षमता जो है वह कम हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स आर ड्रग्स दैट यूजुअली एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मॉड्यूलेट मेंटल फंक्शन एंड बिहेवियर। स्टिमुलेंट्स को आम भाषा में हम बहुत सारे रूपों में जानते भी हैं, बात भी करते हैं, और यहाँ एग्जाम्पल्स हैं कैफीन, कोकीन, एम्फेटामिन, मोडाफिनिल, एफिडेफ्रिन। बच्चों, आमतौर पर जब हमारे कॉलेजेस में या स्कूल्स में एग्जाम्स होते हैं तो हम बार बार चाय या कॉफी पीने की इच्छा जाहिर करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि चाय या कॉफी पीने से हमारे थकान की जो फीलिंग्स हैं वो कम हो जाती हैं और हमें लगता है कि हम काम करने में बहुत ज्यादा समर्थ हैं, यानी कि फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट इंक्रीजेस। तो स्टिमुलेंट क्या काम करते हैं? वो हमारी थकान को कम करते हैं, इट डिक्रीज द सेंसेशन ऑफ फटीग, और हमारे काम करने की क्षमता को बढ़ाते हैं या हमारे अंदर उत्तेजना की भावना को पैदा करते हैं, जिससे हमें लगता है कि हम और ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, हम ज्यादा देर तक काम कर पाते हैं। तो स्टिमुलेंट्स जो हैं प्राय खिलाड़ी इनका प्रयोग करते हैं और स्टिमुलेंट्स का प्रयोग करने से उन्हें ऐसा लगता है कि वो और ज्यादा ट्रेनिंग कर सकते हैं थकान की स्थिति से दूर रहने के लिए। नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड एथ्रोपोएटिन, द ईपीओज। ईपीओ इज अ पेप्टाइड हार्मोन। इसे आमतौर पर पेप्टाइड हार्मोन के नाम से ही जाना जाता है। यह भी नेचुरली ह्यूमन बॉडी में ही पैदा होता है और इट्स रिलीज फ्रॉम द kidney and which acts on the bone marrow to stimulate the red blood cells. Bone marrow जो है वो हमारे red blood cells को बनाने का काम करता है, and when the number of red blood cell increases, the amount of hemoglobin increases. hemoglobin बढ़ने से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी से खिलाड़ी की कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, यानी कि endurance कैपेसिटी बढ़ेगी। So EPOs are basically the EPO and the SERA, these are the therapeutic techniques used in the patients जिनमें रक्त नहीं बन पा रहा है या किसी प्रकार के रक्त इन्फेक्शन की कोई शिकायत होती है, तो सेरा और ईपीओज जो हैं ये वो थेरेपेटिक टेक्निक्स हैं जो उस तरह के पेशेंट्स में प्रयोग की जाती हैं। लेकिन खिलाड़ी इनका प्रयोग अपनी बॉडी में ज्यादा रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए करते हैं। Continuous erythropoietin receptor activator or SERA is a third generation form of EPO. As opposed to earlier forms of the drug, SERA required less frequent injection because it has an extended half-life. खैर, हम इसकी एक और आसान भाषा में ये समझ सकते हैं कि ये थर्ड जनरेशन ड्रग है और केमिकली क्रिएटेड होती है और इसका मुख्य काम भी ईपीओ की तरह हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने का और बोन मैरो को बढ़ाने का और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने का ही होता है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इन टर्न यही है कि खिलाड़ी के कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, वो एक्सटेंडेड टाइम ऑफ पीरियड के लिए काम कर सकता है और ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी है ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ऑल्सो कॉल्ड सोमैटोट्रोपिन और सोमैटोट्रोफिक हार्मोन। This is naturally produced by the body. It is naturally produced by the body और इसका मुख्य काम होता है इंसुलिन को सिक्रीट करना। इंसुलिन सिक्रीट करने से क्या होगा? इंसुलिन सिक्रीट करने से व्यक्ति के अंदर मसल ग्रोथ होगी और मसल ग्रोथ इज अगेन अ वेरी गुड फीचर टू नो अबाउट दी मसल स्ट्रेंथ, कि मसल स्ट्रेंथ बढ़ने से खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। पर बच्चों, यहां मैं सारी बातें आपको एक साथ ये बता रही हूं कि किन किन दवाइयों से क्या क्या बेहतर प्रभाव पड़ने वाले हैं। इस क्लैक्स के जो लास्ट पार्ट है हम उसमें जान रहे हैं कि इन सभी दवाइयों के प्रयोग से क्या क्या हानिकारक प्रभाव एक खिलाड़ी के शरीर पर पड़ते हैं। तब आप जान पाएंगे कि इन पॉजिटिव प्रभावों को जब आप नेगेटिव प्रभावों से कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि खिलाड़ी की हेल्थ कितनी ज्यादा प्रभावित होती है। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ डायरेटिक्स है। डायरेटिक्स कैन बी यूज्ड इन अ स्पोर्ट एज अ मास्किंग एजेंट। मास्किंग एजेंट का क्या मतलब होता है? मास्किंग एजेंट का मतलब है कि खिलाड़ी ने किसी और दवा का प्रयोग किया है, लेकिन इस डायरेटिक्स के प्रयोग से बार बार यूरिनेशन होने की वजह से उस दवा के प्रयोग को मास्क कर दिया जाता है, यानी कि दूसरों को यह नहीं पता चल पाता कि इस खिलाड़ी ने एक डेफिनेट प्रकार की दवा का प्रयोग या सेवन किया है। हाँ, ज्यादातर डायरेटिक्स का प्रयोग वेट कैटेगरी स्पोर्ट्स में होता है, जैसे कि बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग। क्यों? क्योंकि उन कैटेगरीज में खिलाड़ी के वेट बहुत मायने रखते हैं
और बहुत ही कम समय में कई बार खिलाड़ी को अपना जो वजन है कुछ ग्राम्स में घटाना बढ़ाना होता है, तो उन केसेस में डायरेटिक्स का प्रयोग भी करते हैं। लेकिन इसका सबसे खराब इफेक्ट यह है कि यह बॉडी में से हाइड्रेशन को खत्म कर देता है, यानी कि बॉडी में से जो जलीय जो उसका पार्ट है उसको कम कर देता है, बहुत ज्यादा यूरिनेशन को बढ़ा देता है। सिंथेटिक ऑक्सीजन कैरियर, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, बार बार मैं आपको ये बता रही हूँ कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होगी उतना अच्छा व्यक्ति का मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, और जितनी अच्छी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी उतनी अच्छी हमारी परफॉर्मेंस होगी। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस के दौरान हमें बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन एकमात्र इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इसीलिए यहां पर सिंथेटिक ऑक्सीजन कैरियर की बात हो रही है। दे आर केमिकली प्रोड्यूस्ड सिंथेटिक ऑक्सीजन कैरियर्स विच इन टर्न इंक्रीजेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एथलीट. So they are basically the purified proteins or the chemicals which are being used as synthetic oxygen carrier to increase the performance. Blood doping. This is again a very renowned method of doping. There are two forms of blood doping. One is autologous blood doping and the other one is the homologous. Autologous, in which the blood of the individual itself, जो खिलाड़ी है उसी का ब्लड लेकर के उसको स्टोर कर दिया जाए, एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड इसको वापस इंजेक्ट कर दिया जाए बॉडी में. But in the other way around, when we talk about the homologous blood doping, in which the transfusion of the blood that has been taken from another person with the same blood type. Same blood type means if you are A positive तो A positive blood ही होना चाहिए, if you are O positive तो O positive blood ही होना चाहिए, but वो उस खिलाड़ी का ना होकर किसी और व्यक्ति का हो सकता है. और ब्लड डोपिंग के बारे में आप जानते हैं, ब्लड डोपिंग का भी मेन यही काम है कि बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की मात्रा को बढ़ा देना. रेड ब्लड सेल्स बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली उसकी ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी. जीन डोपिंग की बातें हम बहुत सारी बुक्स में पढ़ रहे हैं, रिसर्च पेपर्स में पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि वाटा भी इसको बताता है. लेकिन जीन डोपिंग का आज तक कोई भी ऐसा डिफाइन केस नहीं मिला है, या ये कह लीजिए कि इसको टेस्ट करने का कोई भी मेथड अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है. तो जीन डोपिंग क्या है? जीन डोपिंग इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लिक एसिड. जो न्यूक्लिक एसिड कहाँ होता है? न्यूक्लिक एसिड इज इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, या सेल के न्यूक्लियस में होता है. तो जब सेल न्यूक्लियस में होता है यानी कि उसका न्यूक्लिक एसिड जो है वो ट्रांसफॉर्म करना, चेंज करना या उसको उसमें इंजेक्ट करना एक बेटर परफॉर्मिंग न्यूक्लियस बनाने के लिए. सो इट इज अगेन नॉट वेरी कंफर्म, नॉट वेरी नोन, नॉट वेरी एक्सेप्टेड येट. Side effect of doping. Now the side effect of doping is a must to know because हम लोग आगे चलकर स्पोर्ट्स में रहने वाले हैं, स्पोर्ट्स के कोचेस और टीचर्स बनने वाले हैं. हमारे आगे आने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनको भी इसके बारे में पता होना चाहिए. एज अ टीचर हम लोगों को कभी भी इस चीज को प्रमोट नहीं करना चाहिए कि आप किसी भी तरह की कोई भी ड्रग का सेवन करें, चाहे वह खेल छोटे स्तर पर हो या वह खेल बड़े स्तर पर हो. चलिए बच्चों, हम जानते हैं द साइड इफेक्ट्स ऑफ डोपिंग. इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी. व्हाट इज विस्कोसिटी? द थिकनेस ऑफ द ब्लड. जब ब्लड की थिकनेस बढ़ जाएगी तो जो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ब्लड है वो रुक जाएगी, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर, जिसकी वजह से किडनी फेलियर, जिसकी वजह से लिवर फंक्शन फेल, जिसकी वजह से ब्रेन फेलियर हो सकते हैं. सो ओनली वन reason, that is increasing the blood viscosity, can cause other so many diseases altogether. So one is the clotting susceptibility. Clotting susceptibility is because of the increased blood viscosity. As and when the blood viscosity increases, so that may change into the clotting of the blood. Hypertension. Hypertension is again because of the vasoconstriction of the muscles and the blood vessels. ब्लड वेसल्स में वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा तो ऑब्वियसली ब्लड फ्लो जो है वो रुक रुक कर होगा, एंड दैट इज व्हाई इट कैन कॉज हाइपरटेंशन. वो हाइपरटेंशन को जन्म दे सकता है. किडनी डिसफंक्शन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. क्यों? क्योंकि एज एंड व्हेन an athlete takes medicines or drugs whatever, so drugs जब वो ले रहा है तो उसकी बॉडी में प्यूरिफिकेशन सिस्टम भी डिमांड करता है,
और प्यूरिफिकेशन सिस्टम कौन करता है हमारी बॉडी का? वो करती है हमारी किडनीज। हमारी किडनीज करती हैं, और किडनीज अफेक्ट होती हैं हमारी कि जब ज्यादा मात्रा में ड्रग्स ली जा रहे हैं, किडनी को बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है उसको प्यूरिफाई करने के लिए, आपकी बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग में रखने के लिए। तो किडनी डिस्फंक्शन इज अगेन अ वेरी वेरी बिग साइड इफेक्ट ऑफ डोपिंग। रिस्क ऑफ कार्डियक अरेस्ट, ब्रेन स्ट्रोक एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अभी मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया है कि जो इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी है, या अगर हम वैसोकंस्ट्रिक्शन की बात करें, तो ये दोनों ही कारण हैं जो बड़ी प्रॉब्लम्स को जन्म देते हैं, जिसे हम कार्डियक अरेस्ट, ब्रेन स्ट्रोक या पल्मोनरी एम्बोलिज्म कह सकते हैं। डायबिटीज, यस, इनटेक ऑफ इंसुलिन, इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ इंसुलिन आपकी बॉडी में डायबिटीज को कॉज कर सकता है, डायबिटीज को बना सकता है, बढ़ा सकता है। Ulcers, again, that is due to the improper digestion of the food items to be taken. Osteoporosis again is because of the overuse of the joints, overuse of the muscles and less amount of the calcium in the body. तो ये कुछ एक ऐसे इफेक्ट्स हमने पढ़े, द साइड इफेक्ट्स ऑफ डोपिंग। इसके अलावा भी हम बहुत सारे और इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं जो जनरल इफेक्ट्स ऑफ द डोपिंग है। So they are very general. Easily you can identify a person कि इस तरह की अगर कोई भी प्रॉब्लम खिलाड़ी महसूस कर रहा है तो वो खुद भी जान सकता है, समझ सकता है कि दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग टेकन। सो ग्रीजी स्किन एंड एक्ने, इनफर्टिलिटी। जब मैंने आपको हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन्स पढ़ाए, अभी इधर स्टेरॉइड्स पढ़ाए आपको, तो मैंने आपको बताया था कि मेन एंड विमेन के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके कार्य करने की क्षमता जो है वो कम हो सकती है। सो इनफर्टिलिटी अगेन इज अ बिग कॉज, सॉरी, इज अ बिग रिजल्ट ऑफ यूजिंग डोपिंग। हाइपरटेंशन, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट। लिवर एंड किडनी डिस्फंक्शंस भी हम पढ़ चुके हैं। एग्रेसिव बिहेवियर, यस ऑफ कोर्स एग्रेसिव बिहेवियर। व्हाई एग्रेसिव बिहेवियर? बिकॉज ऑल द टाइम व्हेन यू एक्चुअली ईट और इंजेक्ट समथिंग इनसाइड योर बॉडी, तो आपके अंदर हमेशा एक डर बना रहता है, एक भय बना रहता है, जिसकी वजह से आप एंग्जाइटी के भी शिकार होते हैं, आप स्ट्रेस के भी शिकार होते हैं। एंड ऑल द कॉन्ट्ररी, यू वांट टू प्रूव योर सेल्फ राइट कि हम ठीक हैं। तो उस केस में भी क्या होता है, एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो बन जाता है। ट्यूमर्स क्या होता है? इट इज दी एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ सम सेल्स इन योर बॉडी। तो जो दवाएं हैं उनका कॉन्टिन्यूस लॉन्ग टाइम का जो प्रयोग होता है, उसकी वजह से कई बार ट्यूमर्स डेवलप हो जाते हैं बॉडी में, और वो ट्यूमर्स जो है वो आगे चलकर कैंसर्स में बदल जाते हैं। सो इट इज वेरी हार्मफुल। ट्रेम्बलिंग बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द नर्वस सिस्टम्स का वीकन होना ट्रेम्बलिंग कॉज करता है। रेस्टलेसनेस, एग्रेसिव बिहेवियर, एंग्जाइटी, एरिथमस एंड मसल क्रैम्प्स भी मैंने आपको बताया। और मसल क्रैम्प्स के पीछे सबसे बड़ा कारण है डिहाइड्रेशन, यानी कि समय पर अपने आप को हाइड्रेट ना करना, या फिर ड्रग्स के कारण आपकी बॉडी में हाइड्रेशन कम हो जाना, जिसकी वजह से आप जो है वो इस तरह की समस्याओं के शिकार हो सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एज अ टीचर मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि इस पार्ट को, इस लेसन को आप बहुत ध्यान से सुने, पढ़ें, समझें, नोट्स को रेफर करें, और साथ ही साथ बीइंग अ टीचर, अगर आप अगर फ्यूचर में एक एज अ कोच अपना करियर बनाते हैं, तो भी आप इस बात का ध्यान रखें कि ना तो आप कभी अपने एथलीट्स को ड्रग्स के लिए सपोर्ट करें, ना उन्हें कभी प्रिस्क्राइब करें, और ना ही कभी उन्हें रेफर करें किसी भी तरह से कि आप ड्रग्स का प्रयोग करें, बल्कि हमेशा उन्हें इस चीज के लिए मना करें, क्योंकि आप खुद एक अच्छे कोच हो सकते हैं, खुद आपका खिलाड़ी एक बहुत अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, और हमारी जो कार्य करने की इच्छा है, हमारी जो हमारी विल पावर होती है, दैट इज बेसिकली द बेस्ट ड्रग एवर फॉर बीइंग द वंडरफुल एथलीट। थैंक यू।